2021 के अंतर्गत आज का जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और पॉलिटी का ये थर्ड सीरीज है। इससे पहले 2 सीरीज अपलोड हो चुका है अप टू 1996 तक। इसमें जो है कि 97 का लिया गया है, 98 का है और 99 का है। एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो कम था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 3 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अपने सभी सर्कल में शेयर कीजिए जहाँ तक पॉसिबल होगा। और इसका पीडीएफ के लिए हम लास्ट में नंबर देंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए संविधान होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था, ठीक है। अब आपको पता है पंचायती राज ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है हर साल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सब है, उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ऑप्शन है, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तरों पर सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। यहाँ पे एक टर्म होगा जिसमें कि यहाँ पे 30% है, ठीक। क्वेश्चन में ये होगा तब सही है। क्वेश्चन क्या है, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तरों पर 30% पर सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायती राज निकाय का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाएं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है क्या कि पंचायती राज आपको पता है कि ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐड किया गया था भारत के संविधान में, ठीक है। 1992 और 93 और 94 में, ठीक है। अब देखिए इसका संविधान में प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 243 से 243 N तक है इसमें। और पंचायती राज का जो संविधान में अनुच्छेद में जो वर्णन किया गया है वह 40वें अनुच्छेद में किया गया, 40वां अनुच्छेद। और ये 40वां अनुच्छेद आपको पता है ये क्या चीज़ है, DPSP हो गया, DPSP हो गया, ठीक है। 40वां क्या चीज़ है, DPSP है। अब देखिए ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज एक्चुअली DPSP के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत है, क्योंकि गांधी जी का यही सपना था कि ग्रामीण स्तर को मजबूत करना है। और मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, जब तक उसको पावर नहीं दीजिएगा तब तक वो मजबूत नहीं हो सकता। गांधी जी का यही सिद्धांत था। तो ये जो पंचायती राज का एक्चुअली स्थापना हुआ है, व्यवस्था किया गया है, ये गांधीवादी सिद्धांत पर ही किया गया है, ठीक है। तो अब लेकिन देखिए उस समय इसको जोड़ दिया गया DPSP में। DPSP मतलब हो गया कि राज्य अपने इच्छानुसार अपने संसाधन अनुसार जैसा समझेगा वैसा इसको अप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता, ठीक है। यही होता है DPSP का मतलब। DPSP जो होता है कोई आप उसको फोर्सफुली आप अप्लाई नहीं करवा सकते हैं,
ये राज्य के मुखिया का नेतृत्व होता है कि किस तरह से हम अपने एक समाज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। यही डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य है। और नहीं तो पता है कि 5 साल के बाद जनता क्या करता है, उसको बस बैक टू पवेलियन कर देता है। इसलिए इसमें राज्य का मुखिया का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य का कल्याण करने के लिए जितना भी पॉसिबल वर्क हो सकता है वो करे, ताकि फिर से वह अगले चुनाव में सत्ता में आ जाए। ठीक है, तो बहुत तरह इसमें है पंचायती राज में जितना भी अभी ये तो क्वेश्चन है उसमें तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो पूरा डिटेल जो क्लास चलेगा उसमें बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में देखते हैं। और हाँ देखिए, इसमें मेन मुख्य लक्ष्य जो मेन क्या था कि इसमें महिलाओं के लिए 33% का प्रावधान किया गया था। ठीक है, महिलाओं के लिए 33% का किया गया प्रावधान, ध्यान दीजिएगा। इसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ पे था आपका 30%, तो जो कि ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रस्ताव ये नहीं किया गया। क्या किया गया था, महिला के लिए होना चाहिए 33%, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है 30%। इसका मतलब ये भी गलत है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है पॉपुलेशन कंट्रोल से, जनसंख्या को नियंत्रण करने से संबंधित है, जो कि ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया। ठीक है, ऐसा व्यवस्था उस समय नहीं किया गया था कि जब यदि 2 बच्चा रहेगा तो वह पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो इसमें जो है कि 2 क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, क्योंकि इसमें जो है कि हम लोग का मल्टीपल आंसर नहीं दिया हुआ है, और जो आयोग आंसर इसका माना है वो माना है यह नहीं माना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किन्हीं इनकी 2 से अधिक संतान होगा, तो ये ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, अच्छा पंचायती राज जो है कि कितना टायर है भारत में, 3 टायर है, पता है, ग्राम, प्रखंड, जिला। ठीक है, ये लोअर लेवल हो गया और ये हायर लेवल हो गया। शक्ति का देखिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है। ठीक है, कि ग्राम का भी कोई भी अगर समस्या होगा तो कितना जाएगा बार बार। मान के चलिए आप इस गांव में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिएगा, इस लाइट का प्रॉब्लम के लिए जाइएगा सीएम के पास। फिर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो क्या फिर से जाइएगा यहाँ पे सीएम के पास। तो हर मुद्दा के लिए आप सीएम के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्थानीय स्तर पे क्या होना चाहिए, एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो कि आपका इस सब समस्या को समाधान कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ है समझने के लिए, तो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यह सही है। क्यों सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा में जब पेश किया जाता है तो इसमें जो मंत्रिपरिषद होता है वह पेश करता है। अगर आपको पता है कि ये आ गया सरकार में तो ठीक है, अदरवाइज इस्तीफा दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पीएम किस सदन का है, उच्च सदन का, इसलिए यह ऑप्शन जो है कि ये सही है, वे नहीं कर पाएगा। देखते वाला क्वेश्चन है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। गलत है, ये बोल सकते हैं। अगर आपको याद होगा इससे पूर्व जो वित्त मंत्री थे, क्या नाम था उनका, अरुण जेटली जी, वो थे तो राज्यसभा का, लेकिन दोनों सदन में बोल सकते थे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। जी नहीं, वो लोकसभा में भी बोल सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सब क्या थे, राज्यसभा सदस्य के थे। ठीक है, एचडी देवगौड़ा सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। नीचे दिए गए एक कथन ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। सांसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक आरक्षण का व्यवस्था ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट कथन ये क्या है, गलत है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटें पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए और आर दोनों सही, गलत है। ए और आर दोनों सही, गलत है। ए सही है किंतु आर गलत, ये ही गलत है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा आपका, जी हाँ, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 के गुणनकों के बराबर होती है। वर्तमान में स्थिति 1977 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष को जनगणना द्वारा यथा अव्यय निश्चित जनसंख्या से है। ऑप्शन है 1991, 1981, 1971, 1961। चलिए क्वेश्चन है क्या, पहले समझते हैं। आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला होता है। इसमें क्या होता है, स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का एमपी और एमएलए का वोट क्या होता है, इक्वल होता है। और टोटल 50% से प्लस अगर सीट लाएगा तो वह विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्शन होता कैसे है, मतलब वोटिंग कैसे होता है। तो वोटिंग होता है कि स्टेट का देखिए, एक एमपी का वैल्यू कितना होता है, एक एमएलए का वैल्यू कितना होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, जो भी स्टेट का है उस स्टेट का पॉपुलेशन देखना पड़ेगा प्लस, ठीक है, उसमें कितना जो है कि ये विधानसभा का निर्वाचित सदस्य का संख्या कितना है, मान चलते एक्स है। ठीक है, और इसको जो है ये आपका एक वोट हो गया, एक एमपी का वोट हो गया। इसी तरह हम लोग इसी के रेफरेंस में, एमएलए के रेफरेंस में एमपी का निकालेंगे। ठीक है, एमएलए के रेफरेंस में एमपी का निकालेंगे, तभी जाके क्या हो जाएगा, दोनों का वोट को हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। और जब बराबर होगा तभी देखेंगे कि इसका वोट कितना आया है, नहीं आया है। तो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए फिर से समझिए कि एक विधायक का मतलब एक, फिर से साफ साफ देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, एक एमएलए, एक एमएलए का वोटिंग कैसे होता है, मतलब उसका वोट का मान कैसे फाइंड आउट होता है। तो कोई भी राज्य, मान चलिए आप बिहार राज्य के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, किसी भी राज्य के हैं, तो वहाँ राज्य का क्या होगा, स्टेट का पॉपुलेशन होगा, स्टेट का पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या, और राज्य की कुल जनसंख्या होगा बाय उस राज्य में कितना निर्वाचित सदस्य है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा, एक एमएलए का वोट का मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब एक एमएलए का मान हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। 29 स्टेट, जितना भी स्टेट है, 28, 5 जो भी है, सबको काउंट करके उसको हम लोग प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद मान लेते हैं कि इसमें आएगा आपका टोटल एक्स आया,
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टोटल एमएलए का, टोटल एमएलए का एक्स आया। अब एमपी का कैसे आएगा? 1 एमपी का, एक एमपी का वोटिंग निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए ठीक से इसको भी समझिए। तो जितना भी टोटल एमएलए, टोटल एमएलए मतलब ये एक्स बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी, ठीक है। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तब लास्ट में वो क्या निकालेंगे? निश्चित मतों का भाग, मतलब कुल मत किसका हो गया? एमपी और एमएलए का, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो है 1971 की जनसंख्या के लिए के तहत किया गया, और आपको पता है कि 2026 तक यह कांस्टेंट बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये सही है आपका। सांसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। यानी कि कौन सा सही उत्तर है? एक और दोनों सही है। देखिए होता है क्या है कि आपको बता दें कि अनुच्छेद 59, ठीक है, अनुच्छेद 59 एक सेकेंड लिखते जाते हैं। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कि वह किसी भी सदन का मेंबर नहीं है। किसमें? अनुच्छेद 59 में क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 79 ये क्या कह रहा है कि देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है कि प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, यह तीनों मिलकर क्या बनेगा? सांसद। ठीक है, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 59 ये स्टेटमेंट है उसमें कि प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 79 क्या कहता है कि सांसद जो होगा, संसद राष्ट्रपति और अपर हाउस और लोअर हाउस मिलकर बनेगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचीबद्ध को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे कोड का प्रयोग करते हुए सही चयन कीजिए। देखिए ये है क्या, ये निम्नलिखित पोस्ट है, और ये पोस्ट के अनुसार क्या है कि यह एक उसका ओथ, शपथ है। ये उसका क्या चीज़ है? शपथ है। तो आपको ये मैच करना है कि राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के जज वो क्या शपथ लेता है, सांसद क्या शपथ लेता है, संघ क्या शपथ लेता है। संघ के मंत्री होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे संघ के मंत्री वो सब क्या शपथ लेता है। तो ये आपको देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं भारत का राष्ट्रपति जो होता है, आपको पता है कि वह उसको कौन शपथ लाता है, पहले बताइए। जी हाँ, CGI दिलाता है, और वह संविधान के प्रति श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा बना हुआ रहता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, आपको पता है, संविधान के और विधि का मर्यादा बनाए रखने के लिए करता है वो। और उसके बाद जो है कि सांसद का कर्तव्य क्या होगा, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन। और संघ का मंत्रिपरिषद क्या होता है, सूचना की गोपनीयता, यही जो होता है कि लेता है शपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक देश में सरकार को गिरने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तभी वैध होता है जब विधानमंडल उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन करती है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाली। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पता है कि जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इसमें एक कंट्री है जर्मनी,
उसमें क्या प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव तभी वैध होगा जब उस समय उसका उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर लिया जाएगा, उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, तो इसका व्यवस्था कहाँ किया गया है? जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, पहला आए सब ले जाएं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? द्विदलीय प्रणाली, क्योंकि आपको पता है भारत में द्विदलीय व्यवस्था है और इसमें राष्ट्रपति का जो होता है इसी के माध्यम से इलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्वाचन का राज्य निधीन होता है, निर्वाचन का राज्य निधियन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए क्या है, क्वेश्चन है क्या पहले निधि यन होता है। ऑप्शन हो गया यूएसए एवं कनाडा, ब्रिटेन एवं स्विट्जरलैंड, फ्रांस एवं इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत में भी ऐसा व्यवस्था वो कराया, तो आगे विचार विमर्श हो रहा है कि चुनावी खर्चों का, जो चुनाव में देखते होंगे खर्च सब जो होता है, चुनाव में खर्च जो होता है वह खर्च को सरकारी प्रावधान से उपलब्ध कराया जाएगा, सरकारी प्रावधान से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा व्यवस्था भारत में भी किया जा रहा। तो अभी ये सब व्यवस्था कहाँ पे है? इसमें से जो है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए इससे क्या हो जाएगा कि इससे यही होगा कि चुनाव निष्पक्षता रूप से कराया जाएगा। हालांकि निष्पक्षता रूप से कराया जा ही रहा है, लेकिन जो इतना जो करप्शन होता है पैसा का, तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन चुनाव से संबंधित, चुनाव निर्वाचन आयोग का लगातार क्वेश्चन आते रहता है। लोकहित मुद्दे की संकल्पना का प्रारंभ है यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्या होगा? यूएस होगा। आपको पता है लोकहित है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं रीट, जनहित याचिका। ठीक है, इसी को बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका का सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है वह यूएसए में मिलता है। ठीक है, और भारत में 1970 के आसपास, 70 से 80 के आसपास जो है कि भारत में जो लाने का प्रावधान, मतलब लाने का जो श्रेय जाता है वो आता है न्यायाधीश, तत्कालीन न्यायाधीश PN भागवती, PN भागवती। ठीक है, PN भागवती और VR कृष्ण अय्यर, VR कृष्ण अय्यर। ठीक है, ये इनको जो है कि भारत में रीट, लोकहित लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कर्तव्य वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना, उनका पालन न करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि आता है। तो सही, एकदम सही है। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, 129 के अंतर्गत न्यायालय का अवमानना करने के चक्कर में उसको बहुत कुछ हो जाता है, जेल से क्या क्या होता है पता नहीं, पता है आप लोग को। चलिए अगला देखते हैं। हालांकि हम लोग का ऑप्शन 1 सही है, मतलब कथन सही है। अब कारण देखते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका का अवमाननापूर्ण व्यवहार का दंडित करने का दंडात्मक अधिकार दिए बिना कर्तव्य नहीं किया जा सकता। एकदम सही है, जब तक किसी को पावर नहीं दीजिएगा तब तक उसका वैल्यू नहीं रहेगा।
इसीलिए संविधान में जो है 1971 के समय में ऐसा अध्यादेश लाया गया था कि न्यायालय का कोई भी अवमानना करेगा तो उसको क्या होगा, तुरंत जेल 6 महीना का। तो देखिए है तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान करता है? सबको पता है 10वीं सूची। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी आया, एक बार 2014 में भी आया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अच्छा 10वीं अनुसूची कब लाया गया था भारत में? हालांकि देखिए ये दल बदल का कानून जो था कि आपका 52 अमेंडमेंट, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, लगाया। लेकिन हम क्वेश्चन ये रहा कि 10वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था? जी हाँ, इसका जो ऐड किया गया था 35वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, लेकिन 36वां में इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इस अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 36 1974 में बना था और 75 में इसको डिसॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली में इस बात से भिन्न है कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। जब सही है, वास्तविक कौन है भारत में? पीएम और नॉमिनल प्रेसिडेंट। उसी तरह भारत वहाँ ब्रिटेन में भी है कि वास्तविक जो वहाँ का पीएम है और नॉमिनल वहाँ का क्वीन है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी सही है। एक इस्तीफा मतलब मिनिस्टर काउंसिल जो होता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। द्विसदनीय विधायिका भारत में भी है, वहाँ पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स भारत में, राज्यसभा और लोकसभा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ये नहीं, ये समझिए क्या होता है, बताए भी हैं। देखिए हम क्वेश्चन ये न्यायपालिका अपलोड कर दिए हैं वीडियो, जाके देखिए, सब चीज़ में क्लियर किया हुआ है कि विधायिका और कार्यपालिका कोई भी ऐसा विधि के माध्यम से या ऐसा विधि बनाए जो लोगों का मौलिक अधिकार को हनन होता हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, तो क्या कर सकता है न्यायपालिका? इसको शून्य कर सकता है, उस विधि को शून्य कर सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये यूएसए में है और इंडिया में है, ब्रिटेन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1959 में पंचायती राज का सबसे पहला कब हुआ था, कहाँ हुआ था? राजस्थान में। बहुत कुछ है इसमें, बाद में डिस्कस किया जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई नृजातीय अल्पसंख्यक को। देखिए क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे ये भारत में 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें कि 80% और 20%, तो यहाँ पे रिलीजियस मान लेते हैं। 80% क्या है? ये आपका हिंदू है और 20% क्या है? मुस्लिम है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि मेजॉरिटी में कौन है? 80% हिंदू, ये माइनॉरिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? धार्मिक अल्पसंख्यक इसको बोलेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे? धार्मिक बहुसंख्यक। रिलीजियस के मामले में हो गया। भारत में देखिए दो ही चीज़ दिया गया है। ठीक है, एक धार्मिक अवस्था, धार्मिक में दिया हुआ है, और एक भाषा के स्तर पे दिया है।
भाषा, लैंग्विस्टिक में। तो लैंग्विस्टिक में भी ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है जो कि 80 आदमी जो है कि 80 आदमी वह इंग्लिश या हिंदी बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 20 आदमी हैं, वह 20 आदमी मान लीजिए इंग्लिश बोलता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो सकता है, लेकिन वह 20% ही ऐसा है जो कि वो इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब भाषाई आधार पर ये क्या हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, और ये भाषाई आधार पे बहुसंख्यक हो गया। समझ में आ गया। तो भारत के संविधान में सिर्फ यही 2 का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत, रिलीजियस धार्मिक आधार पे और भाषा के आधार पे। और इसका प्रोटेक्शन सबके लिए अपना खुद से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, विचार कीजिए कथन पे, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानसभा मंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा सही है, 1 2 3 4, 1 और 2। अब आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, और इसमें जो है कि मात्र 2 मेथड से ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कैसा, एक विशेष प्रावधान है और दूसरा क्या है, विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। आधे राज्य जब तक वह परमिशन नहीं देगा तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 तरह का संविधान संशोधन होता है, विशेष बहुमत संविधान संशोधन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है प्रस्ताव संविधान के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, ठीक है। क्लियर हो गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये करंट क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये करंट का है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी करंट का ही है। तो बस इतना ही। और जो है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं PDF 9471238824। इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सअप PDF मंगा लीजिए और PDF से सॉल्व कीजिए ताकि आपको भी मालूम चलेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब सॉल्व किए होंगे तो आपको लेवल मालूम चल रहा होगा कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या क्लियर हो रहा है। तो इससे तो ये तो अंदाज़ लग रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट सब है। इसको देखते रहिए, रिवाइज कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे ही सीरीज ख़त्म होगा वैसे ही हम आगे जो है कि इसका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट जो है उसका क्लास बहुत ही जल्द लिया जाएगा जहाँ तक पॉसिबल होगा। चलिए, धन्यवाद।